नमस्कार दोस्तों, मैं काउंट सीजर मैटी का एक प्रतिरूप हूं, जिसे वर्ल्ड एज एसोसिएशन यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया है। आज मैं आप सभी को अपने ही जीवन की कहानी बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि मुझसे जुड़ी मेरी ही इस कहानी को सुनकर आप भी गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ही आप मेरे यानी सीजर मैटी या उससे जुड़ी चीजों में लगाव रखते हैं। कहानी सुनने से पहले ही आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। पृथ्वी एक ऐसा गोला है जहां पर तरह तरह की एक्टिविटी होती है। शायद ही कोई दूसरा गोला होगा जहां जीवन संभव हो। इसकी खोज के लिए दो पैरों वाले जीव यानी मनुष्य कई अन्य गोलों पर जाने के लिए लालायित हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको गोले का मतलब बता दूं, मैं यहां पर ग्रहों की बात कर रहा हूं। पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति के बाद से ही यहां लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। इसी का परिणाम है दुनिया भर में कई देश, कई सभ्यताएं, कई धर्म, कई रीति रिवाज, कई प्रकार की विलक्षण सोच, कई भाषाएं और पहनावे हैं। इस विविधता के बीच जो चीज कॉमन है वह है इंसान की सोच, भावना, जो कि समान होती है। हर देश का इंसान अपने देश के विकास के साथ ही मानवता के लिए अपने स्तर पर कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करना चाहेगा जिससे दुनिया के सभी कोने में उसका लाभ पहुंचे। आज की हमारी यह कहानी भी ऐसी ही सोच रखने वाले एक इंसान की है। इटली देश का रईस घराना, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जमीन इतनी कि बड़े जमींदार में गिनती होती थी। कारोबार इतने कि धन संपदा का भंडार था। इस जमींदार का नाम लुइगी मैटी था और उनकी पत्नी का नाम टेरेसा मोंटीग्रानी था, जिन्हें उनके अच्छे कर्मों के चलते ही विरासत में इतनी बड़ी रियासत का उपहार मिला होगा, जिससे इस परिवार का समय बहुत ही आनंदमय तरीके से व्यतीत हो रहा था। इसी चरण में एक दिन इस परिवार के लिए एक बहुत ही सुखमय पल आता है, जब पता चलता है कि उनकी इस बड़ी विरासत को चलाने के लिए उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। 11 जनवरी सन 1809 ईस्वी, वह दिन जिस दिन का इंतजार मैटी और टेरेसा कई महीनों से कर रहे थे। आज के दिन टेरेसा के गर्भ से एक पुत्र रत्न का आगमन होता है, जिसे नाम दिया जाता है सीजर मैटी। सीजर मैटी के जन्म के 2 साल बाद सन 1811 ईस्वी में टेरेसा एक और बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम ग्यूसेप मैटी रखा जाता है। धन धान्य से संपन्न होने के कारण इस परिवार की प्रख्याति आसपास के कई क्षेत्रों में थी। सन 1813 में यह परिवार और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गया, जब लुइगी मैटी ने बोलंगाना के पिएट्राफिटा क्षेत्र के 618 और 619 नंबर के भाग को खरीदकर अपने नाम कर लिया। 619 नंबर की जमीन 1600 शताब्दी में निर्मित एक खूबसूरत इमारत थी, इसलिए अब लुइगी मैटी परिवार के साथ यही शिफ्ट हो गए। लुइगी मैटी के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक सन 1817 में बोलंगाना शहर में एक ऐसी महामारी ने जन्म लिया कि उस समय में करीब 4000 लोग इसका शिकार हुए, जिसमें लगभग 3000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, चारों तरफ घरों और हॉस्पिटलों से लोगों के कराहने, चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन लुइगी मैटी के परिवार की सतर्कता ने उनके परिवार तक महामारी के प्रभाव को आने से रोक दिया था। सीजर मैटी की उम्र इस समय 8 वर्ष थी। लुइगी मैटी ने 1823 में अपनी हैसियत का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा लिया, क्योंकि इस वर्ष में उन्होंने 15वीं सदी के पॉप लैम्बर्टिनी के परिवार के मैग्नावाका के किले और उसके आसपास के क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। सीजर मैटी की 18 वर्ष की आयु में उनके पिता लुइगी मैटी की मृत्यु हो जाती है और अब लुइगी मैटी के द्वारा बनाए गए इस विशाल साम्राज्य की बागडोर सीजर मैटी के हाथ में ही आनी थी, क्योंकि लुइगी मैटी की मृत्यु के बाद से ही उनकी मां की शारीरिक हालत ठीक नहीं थी। उनके कष्ट में दिन गुजरते गुजरते सन 1830 में वह स्तन कैंसर से ग्रसित हो गई। सीजर मैटी और उनके भाई ने मिलकर उस समय अपनी मां की बीमारी को ठीक करने के लिए काफी प्रयत्न किया। कई जगह इलाज कराया, लेकिन उन्हें उनके इस कष्ट से मुक्ति न दिला सके। उस समय की किसी भी चिकित्सा में ऐसा कोई तोड़ उन्हें नहीं मिला जो उनकी मां के दर्द को दूर कर सके। इस दरमियान उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो लोगों के ऐसे कष्ट भरे जीवन को सुलभ बना सके। 15 साल तक भयंकर दर्द की पीड़ा सहते सहते उनकी मां की मृत्यु सन 1845 में हो गई। अपनी मां की मृत्यु का सीजर मैटी के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। दिन रात उन्हें अपनी मां के उस कष्ट भरे दिन और अपनी बेबसी के दिन याद आते थे।
क्योंकि अपार धन संपदा होने के बाद भी वह अपनी मां के इलाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। यह घटना उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुखद थी। सीजर मैटी और उनके भाई दोनों ही सरल और उदार प्रकृति के थे। सन 1847 में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य बढ़ाने की होड़ में ऑस्ट्रियाइयों के हमले से रोकथाम के लिए सीजर मैटी और ग्यूसेप मैटी ने मैग्नावाका के किले और उसके आसपास के बॉर्डर का क्षेत्र पायस को दान में दे दिया, क्योंकि वे दोनों अपने क्षेत्र का और वहां की जनता की रक्षा नहीं कर सकते थे। वहां के पोप ने पोपल राज्य में सुरक्षा के कड़े प्रबंध करवाकर पोपल राज्य और वहां की जनता की रक्षा की। उनकी इस उदारता के चलते वहां के पोप ने सीजर मैटी को एक भरी सभा में आमंत्रित करके काउंट की उपाधि प्रदान की और इसी वर्ष में सीजर मैटी को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर और बोलंगाना सिविक गार्ड की भर्ती परिषद में डिप्टी के पद पर नियुक्त किया गया। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी वह राजनीति का हिस्सा बनते चले गए। सन 1848 में सीजर मैटी को रोम की संसद का सदस्य चुना गया। इसी दौरान उनके छोटे भाई ग्यूसेप मैटी ने सविग्नानो के विंसेंजी बुनेटी की बेटी से शादी कर ली। विंसेंजी बुनेटी के परिवार के पास सविग्नानो के क्षेत्र में बहुत सारी संपत्तियां थीं, जिसमें से उन्होंने अपनी बेटी को कई क्षेत्रों की संपत्ति को दहेज के रूप में दे दिया। ऐसा माना जाता है कि ग्यूसेप मैटी और सीजर मैटी जब सविग्नानो के क्षेत्र में घूमने के लिए निकले थे, तभी उन्होंने सविग्नानो में एक पुरानी इमारत को खंडहर के रूप में देखा और उन्हें वह जगह रोचेट्टा के निर्माण के लिए सही लगी। लेकिन ध्यान रहे कि यह ग्यूसेप मैटी को दहेज में मिली जमीन बिल्कुल भी नहीं थी। सीजर को राजनीतिक जीवन पसंद नहीं आ रहा था। वह अपना आगे का जीवन चिकित्सा एवं मानवता के क्षेत्र में व्यतीत करना चाहते थे। इसलिए 15 नवंबर सन 1848 में राजनीतिक जीवन से आधिकारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया और काउंट सीजर मैटी ने सविग्नानो में भ्रमण के दौरान जो इमारत के खंडहर देखे थे वह किसकी संपत्ति है यह पता लगाना शुरू कर दिया और उन्हें पता चला कि यह जमीन डोनाटी परिवार की है। डोनाटी परिवार से यह जमीन उन्होंने इसी वर्ष के 5 नवंबर को खरीदकर अपने सपनों के महल रोचेट्टा के किले का पहला पत्थर नींव के रूप में रखा। काउंट सीजर मैटी का सपना उस स्थान को एक बड़े महल का रूप देना था जिसे वह मुरिस शैली में बनवाना चाहते थे और इसी महल में उन्हें अपनी चिकित्सा खोज का कार्य करना था, क्योंकि वह अब तक की चिकित्सा पद्धतियों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें उनमें कई कमियां नजर आ रही थीं, क्योंकि वह उनसे अपनी मां को ठीक नहीं कर पाए थे और यह बात उनके मन में हमेशा खटकती रहती थी और भविष्य में किसी को भी ऐसे दर्द से तड़पता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इस समय इटली का यह क्षेत्र बहुत ही गरीब हुआ करता था और रोचेट्टा के आसपास बहुत ही विरल आबादी थी। उन्होंने आसपास के लोगों के विकास और उनके खुशहाल जीवन के लिए कई प्रयास किया। साथ ही साथ अपनी चिकित्सा से जुड़ी भावना के प्रति शोध कार्य को निरंतर जारी रखा। सन 1849 में रोचेट्टा को उन्होंने रहने लायक बना दिया। इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था और यह निर्माण कार्य 30 वर्षों तक चलता रहा। इसी वर्ष यानी कि 1859 में उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शोध को अपने स्तर से पूरा करके औषधि का निर्माण कर छोटे स्तर पर शुरू कर दिया और लोगों को अपनी दवाओं का लाभ देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को चमत्कारिक परिणाम मिले। उनके द्वारा की जा रही चिकित्सा की चर्चा आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैलने लगी। एक बार सन 1873 की बात है, जब काउंट सीजर मैटी ट्रेन में सफर कर रहे थे तो वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दर्दनाक हादसा कार्बोना में हुआ था, जिसमें हजारों यात्रियों को चोटें आई, सैकड़ों की मौत हो गई। यह हादसा देखकर सीजर मैटी की रूह कांप गई। उन्हें अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किसी न किसी मुकाम तक पहुंचाना था। इस हादसे के बाद से उनकी दूर दराज की यात्रा करने की इच्छा ही खत्म हो गई और अपने अनुसंधान और चिकित्सा के कार्य रोचेट्टा और वहां के आसपास के क्षेत्र में करने लगे। काउंट सीजर मैटी की यह पैथी दिन दूना रात चौगुना प्रगति कर रही थी। इसके चलते उनकी दवाई इटली भर में सीमित न रहकर दूसरे देशों में भी धड़ल्ले से जा रही थी और उनके परिणामों की प्रतिक्रियाएं लगातार उन तक पहुंच रही थीं। सन 1880 में उनकी उम्र आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी। इस वर्ष मैटी परिवार की विरासत अपने छोटे भाई ग्यूसेप मैटी और कार्लोना के बेटे लुइगी को सौंप दिया और अब उनका पूरा ध्यान इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं का विस्तार करने पर था। अब उन्होंने निश्चिंत होकर सन 1881 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं का उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पर कर दिया।
क्योंकि दुनिया भर में काउंट सीजर मैटी की दवाओं का डंका बजने लगा था। दुनिया भर में दवाओं की डिमांड होने लगी थी। हालांकि अन्य पैथी के लोगों द्वारा इसका भी विरोध हो रहा था। इसके बावजूद बोलंगाना में औषधि भंडारण के साथ ही 36 अन्य औषधि भंडारण केंद्र स्थापित हो गए थे, जो सीजर मैटी के दिशा निर्देश पर चलते थे। 1884 तक काउंट सीजर मैटी की औषधि का विस्तार अमेरिका, बेल्जियम, चीन और हैती तक हो गया था। नतीजा यह रहा कि औषधियों के इन डिपो की संख्या 36 से बढ़कर 107 तक पहुंच गई थी। उधर 2 वर्षों में ग्यूसेप मैटी के पुत्र लुइगी अयोग्य साबित होने लगे। काउंट सीजर मैटी ने अचल संपत्ति और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी लुइगी को दी थी और उनके भतीजे लुइगी की गलत रणनीति के कारण परिवार में बहुत बड़े आर्थिक संकट का अंदेशा होने लगा। स्थिति यह हो गई कि सीजर मैटी के किले के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों के डूबने का खतरा मंडराने लगा। परिणाम स्वरूप भारी कर्ज और उनके ब्याज दरों से निपटने के लिए कई संपत्तियों की नीलामी हो जाती है। लेकिन अपने एक बुद्धिमान सहयोगी मारियो वेंटुरोली, जो कि अकाउंटेंट था, की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। रोचेट्टा और कई अन्य संपत्ति को बचाने में वह सफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से गुजरने के बाद काउंट सीजर मैटी अपने भतीजे को विरासत से बेदखल कर देते हैं और सन 1888 में उदारता का परिचय देते हुए मारियो वेंटुरोली को अपना पुत्र स्वीकार कर लेते हैं। तब से मारियो वेंटुरोली को मारियो वेंटुरोली मैटी के नाम से जाना जाने लगा। सन 1889 में रोचेट्टा की एक सेविका से प्रसंग के चलते उनकी एक बेटी का जन्म होता है। उस सेविका का नाम मारिया अल्बीना बोनायूटी होता है और उनके द्वारा जन्मित मैटी की बेटी का नाम मारिया बोनायूटी रखा जाता है। लेकिन इस घटना के बावजूद भी काउंट सीजर मैटी ने अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में बनाए रखा। लेकिन उनकी एक वसीयत से जुड़े कोडसिल में मारिया की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल और इलाज की बात की गई है, क्योंकि वह उनकी बेटी थी। काउंट सीजर मैटी की चिकित्सा और औषधि वितरण का कार्य जोरों पर था। साथ ही साथ उन्हें अपने विरोधियों से विवाद भी करना पड़ता था। सन 1894 में मारियो वेंटुरोली ने काउंट सीजर मैटी की सहमति से रोमानिया की लड़की सोफिया कोंडेस्कू से शादी कर ली और वह अपनी पत्नी के साथ इस महल में ही रहते थे। यह वह समय था जब मैटी अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। उनकी उम्र 86 वर्ष हो चुकी थी। लगातार एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ विवाद के कारण स्वभाव से चिड़चिड़े हो चुके थे। पागलों जैसी स्थिति हो जाती थी उनकी। कभी कभी मानसिक स्थिति सही न रहने के कारण उन्हें एक बार ऐसा लगा कि मारियो वेंटुरोली और सोफिया कोंडेस्कू उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब उन्हें एक बार तुर्की कॉफी दी गई, जिसे पीने के बाद कुछ उलझन सी होने लगी। काउंट सीजर मैटी ने दोनों को महल से निकालकर सारी संपत्तियों से बेदखल कर दिया और उसके 1 साल बाद ही 3 अप्रैल सन 1896 को 87 वर्ष की उम्र में सीजर मैटी दुनिया को अलविदा कह देते हैं। एक लेख के अनुसार उनके ताबूत को पोरेट के संगीत के साथ ससम्मान सविग्नानों के एक छोटे से चर्च में लाया जाता है और लगभग 2000 लोगों की मौजूदगी में उन्हें कैथोलिक रीति रिवाज के साथ दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी को बताने से पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फटाफट कमेंट में लिख दें और यह भी बताएं कि आगे इस कहानी को हमें जारी रखना चाहिए या नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो पर मैंने 500 लाइक और 200 कमेंट का लक्ष्य रखा है। जैसे ही यह दोनों चीजें पूरी हो जाएगी, इस कहानी का अगला भाग अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।